तो आज के सेशन में हम लोग जो करने वाले हैं सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो करने वाले हैं मुगल वंश, मतलब कहने का मुगल एम्पायर की शुरुआत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, मुगल वंश के बारे में अगर मैं आप सभी से चर्चा करूं तो ये कहना मेरे लिए बड़ा आसान होगा कि 1526 से लेकर के 1707 तक के जो मुगल्स हैं, ये एकदम रॉयल टाइम है मुगल्स का। और 1707 से लेकर के 1857 तक ये जो समय है, इसे कहते हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, मुगलों का डिक्लाइन कहा गया है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और इस बात को आप याद रखिएगा। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई? जल्दी से बताएं, इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर कि डिक्लाइन ऑफ मुगल्स क्या है और राइज ऑफ मुगल्स क्या है? ठीक है। अरे सभा, बिल्कुल स्वागत है, नमस्कार बेटा, जल्दी से आ जाओ भाई। तो ये है राइज और ये है डिक्लाइन। अब ये एक सीक्वेंस बने हुए हैं। ये हैं जनाब हमारे, जिन्हें कहा गया है बाबर, फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। ये हैं हुमायूं। कौन है बेटा? हुमायूं। इन्हें सभी लोग जानते हैं। अकबर। ये भाई साहब हैं जहांगीर। जहांगीर। अच्छा, इसकी शक्ल भी गड़बड़ लग रही है थोड़ी सी। कि पियक्कड़ बहुत था, बहुत पीता था, पौआ बहुत पीता था। इसकी दो पत्नियों ने तो आत्महत्या कर ली थी इसके चक्कर में कि शराबी बहुत बड़ा है। इसका बेटा ये है जिसका नाम था शाहजहां। शाहजहां। और इनका बेटा ये रहा, खतरनाक आदमी, शक्ल से ही खतरनाक है, लग रहा है ना, औरंगजेब। ये वो शासक है। बाबर का जो समय था 1526 से 1530 का। हुमायूं का जो समय था वो 1530 से 1556 तक का, 56। अकबर का समय 1556 से 1605। जहांगीर 1605 से 1627। शाहजहां 1628 से 1658 तक, 58। और औरंगजेब 1658 से 1707। बताइए, किसी को टाइम में या नामों में कोई दिक्कत, कोई समस्या? इतनी बात समझ में आए जल्दी से बताएं। ये 1526 से शुरू हुए और 1707 तक की कहानी है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। एक छोटी सी ट्रिक जिसमें मैं आपको मुगल शासकों के बारे में कुछ जानकारी देने का इच्छुक हूं। ट्रिक को समझ लेते हैं, बड़ी आसान ट्रिक है। भाजी सब्जी फॉर माँ साहब। राधा कुमारी, वेरी गुड मॉर्निंग। भाजी सब्जी फॉर माँ साहब। भा में जो बी है उसका मतलब है बाबर, जो एच है उसका मतलब है हुमायूं, जो ए है उसका मतलब है अकबर, और जी का मतलब है जहांगीर। बोलो, इतना मुद्दा क्लियर? फिर बात करते हैं सब्जी में। सा का मतलब शाहजहां, आ का मतलब औरंगजेब, बा का मतलब बहादुर शाह, और जी का मतलब जहांदार शाह। अगला, फॉर का मतलब है फर्रुखसियार। इसको फर्रुखसियार को पता क्या कहते हैं? मुगल वंश का घृणित कायर। मुगल वंश का घृणित कायर। क्या कहते हैं? मुगल वंश का
घृणित कायर। इतना बात समझ में आ गई सभी को? जल्दी से बताओ, यस और नो, जल्दी से बता दें सभी प्यारे बच्चे, यस और नो। ठीक, आगे भी है, अभी खत्म नहीं हुआ पूरा। हाँ खत्म नहीं हुआ, इधर आ जाओ जल्दी से। माँ का मतलब, एम का मतलब है मोहम्मद शाह, ए का मतलब है अहमद शाह, ए का मतलब है आलमगीर सेकंड, ऐसे का मतलब है शाह आलम सेकंड, ए का मतलब है अकबर सेकंड, और बी का मतलब है बहादुर शाह जफर। बी का मतलब क्या है? बहादुर शाह जफर। क्या मतलब है बेटा? बहादुर शाह जफर। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और याद भी रखिएगा। बोलो इतनी बात सभी को क्लियर? जल्दी से बताएं। ये रहा मुगल वंश का अंतिम शासक, इसी को कहते हैं लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर, जो 1861 के बाद हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया। हालांकि हैप्पी बर्थडे टू यू तो इसका 1857 में ही हो गया था। अब आप कहोगे क्यों सर? क्योंकि इसको 1857 की क्रांति में इसने भाग लिया और अंग्रेजों ने इसको बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद 1857 में ही इसे रंगून भेज दिया, और रंगून से ये कभी वापस ही नहीं लौट सका। कहानी तो यहीं खत्म हो गई थी 57 में ही, बस मरने की देर थी तो वो मर गया। हाँ गाना भी सुना होगा आप लोगों ने, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन। बात करेंगे सबसे पहले किसकी? जल्दी से बताओ, बात करेंगे सबसे पहले किसकी? तो आप कहेंगे बात करेंगे बाबर की। बाबर 1526 से 1530 का समय है बाबर का, जो भारत में रहा है। बाबर का जो जन्म हुआ था वो 1483 में हुआ था फरगाना में, और तारीख थी वैलेंटाइन डे। 14 फरवरी को इनका जन्म हुआ था फरगाना में 1483। इनके पिता जो थे उनका नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। यहाँ यू बना लीजिएगा, उमर लिख किया है, ठीक है। और माँ का नाम था कुतलुग निगार खानम। कुतलुग निगार खानम ये माँ का नाम है। माँ का नाम थोड़ा खतरनाक किस्म का है, याद रखिएगा, कुतलुग निगार खानम। बाबर के बच्चों की संख्या 5 थी, जिनमें 4 बेटे और 1 बेटी थी। बेटा सबसे बड़ा हुमायूं, फिर कामरान, फिर अस्करी, और लास्ट बेटा छोटा वाला हिंदाल। बेटी का नाम था गुलबदन बेगम, जिसने अधिकांश समय अपना हुमायूं अपने बड़े भाई के पास बिताया। क्या नाम था? गुलबदन बेगम। इस बात को ध्यान रखिएगा और सभी लोग इस बात को याद रखिएगा। अब कहते हैं, क्या कहते हैं उसे भी समझने का काम करिए सभी बच्चे, कि जो बाबर था, बाबर भारत आया थोड़ी ना था। बाबर को भारत बुलाया गया था कि आप आइए और आक्रमण करिए। इसके लिए निमंत्रण दिया था पंजाब के शासक दौलत खान लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा। हालांकि राणा सांगा का कोई बहुत बड़ा सहयोग नहीं था यहाँ पे। राणा सांगा की सिर्फ इतनी बात आती है, उन्होंने हाँ में हाँ भर दी, नहीं हाँ ठीक है आ जाइए, इस तरीके से। और भारत पर बाबर ने जो आक्रमण किए, अगर मैं आक्रमणों की बात करूं बाबर के, तो भारत पर बाबर ने कुल मिलाकर के जो आक्रमण ओवरऑल किए थे वो 5 किए। कितने बार किया था? 5 बार, 5 टाइम्स। बाबर का भारत पर पहला आक्रमण 1519 में हुआ था, जिसमें बाबर बेजोरा और भेरा पर उसने अधिकार कर लिया था, जो कि सिंध प्रांत के हिस्से में लगता है। बाबर ने दौलत खान लोधी के पुत्र दिलावर खां को खान खाना की उपाधि दी थी। इसकी उपाधि दी थी बेटा
खां ने खाना की उपाधि दी थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब कहते हैं कि बाबर को बुलाया क्यों गया था। बुलाया इसलिए गया था कि दिल्ली की जो आगरा की गद्दी है उस पर बैठा हुआ इब्राहिम लोदी उसे हटाना चाहते हैं। कौन? दौलत खां लोदी, उसका बेटा दिलावर खां, इवन दो इब्राहिम लोदी का खुद का भाई आलम खां लोदी भी हटाना चाहता है। दैट इज द रीजन। इसी वजह से राणा सांगा को भी आलम खां लोदी ने कहा कि आप अटैक कर लो, भाई को हरा दो, मुझे आगरा दे देना, आप दिल्ली ले लेना। मतलब इस तरीके की रणनीतियां चल रही हैं, भाई भाई को यहाँ हराना चाह रहा है। बड़ा समस्या की घड़ी थी। तो यहाँ होता क्या है, एक बैटल होता है 1518 में, बैटल ऑफ खतौली। जो 1518 में हुआ। जो कब हुआ मेरे प्यारे दोस्त? 1518 में हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा। बैटल ऑफ खतौली कब हुआ था? 1518 में हुआ था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जिसमें इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच युद्ध होता है, लेकिन इब्राहिम लोदी हार जाता है और भाग निकलता है, राणा सांगा से बच जाता है, मतलब जान बच जाती है। फिर इसके बाद में जब बाबर को आमंत्रित किया जाता है तो बाबर आता है, और जब बाबर आता है तो आप समझदार हो। बाबर जब आया तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है आपके लिए, बहुत लाजवाब ट्रिक है। बाबर आया, पानी पिया, पानी पीने के बाद खाना भी खाया, अब शाम हो गई तो चाय भी पी, घर गया, और अब अगला बात जो है बहुत मजेदार है, और मर गया। आप लोग अरे इतनी आसानी से मर गया। ये है बाबर के आने का समय। 1526 में बाबर आया था, और ये पानी पीने का मतलब है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये 1526 में हुआ था। ये है बैटल ऑफ खानवा, 1527 में हुआ। ये है बैटल ऑफ चंदेरी, 1528 में। ये है बैटल ऑफ घाघरा, 1529 में। और ये है उसकी डेथ 1530 में। बोलो, याद करने का तरीका समझ में आया कि नहीं सभी को? कोई ऐसा बच्चा जो ना समझ पा रहा हो, जल्दी से बताएं कि बाबर कब आया, क्या हुआ, नहीं समझ में आया मुझे तो जल्दी से बोलें। बता दें बेटा। ठीक है, अब बात सुनिएगा, कौन सा बैटल किसके बीच हुआ, यहां पर हम बात करेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखिए सभी लोग यहां पर, कि बाबर कभी कोई युद्ध हारा नहीं भारत में स्पेशली। हालांकि एक बार जरूर हारा था, 1504 में अपने चाचा से ही हार गया था वो, और कोई वो युद्ध हारा नहीं।
दूसरा है बैटल ऑफ खानवा 1527, बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर और राणा सांगा के बीच। तीसरा है बैटल ऑफ चंदेरी, चंदेरी का युद्ध। ये हुआ था बाबर और मेदनी राय के बीच। मेदनी राय हार गए थे। घाघरा का युद्ध, बाबर और एलाइड फोर्स ऑफ अफगान्स, अफगानों की संयुक्त सेना, इसमें हारे ये वो लोग हैं जो बाद में लिखे हैं जो हारे थे, और जो पहले लिखा है बाबर बाबर बाबर, ये सब जीता हुआ व्यक्ति है। बाबर की मृत्यु 27 दिसंबर 1330 को हुई, 1530 को हुई। कहाँ हुई? आगरा में हुई थी। इसे दफनाया कहाँ गया? आगरा के आराम बाग में। हालांकि बाद में उसे आराम बाग से शिफ्ट किया गया काबुल, क्योंकि बाबर चाहता था कि उसे काबुल में दफनाया जाए। हाँ, दफनाया जाए, बाबर चाहता था उसे काबुल में दफनाया जाए। मुद्दा क्लियर सभी को? जल्दी से बता दो एक बार, मुद्दा क्लियर, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा। जब पहला युद्ध हुआ पानीपत का और बाबर जीता, तो जीतने के बाद वो काबुल गया, और काबुल जाने के बाद उसने वहां के हर एक व्यक्ति को एक एक चांदी का सिक्का दिया, मतलब दान खूब किया। क्यों? क्योंकि उसे इब्राहिम लोदी से अथाह धन संपत्ति मिली थी। इब्राहिम लोदी के खजाने में अथाह धन संपत्ति थी जो उसे मिली थी। तो चांदी का एक एक सिक्का दिया, लोग खुश हो गए, और लोगों ने उसे, बाबर को, कलंदर की उपाधि दी। और जो ये चांदी का सिक्का था, इस सिक्के का नाम था सहरुख सिक्का। क्या नाम दिया गया था? सहरुख सिक्का। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और इस बात को आप याद रखिएगा। अगली बात समझिए। बाबर ने पानीपत के युद्ध में तुलगमा युद्ध नीति और तोप खाने या गोले बारूद का प्रयोग किया था। तुलगमा युद्ध नीति, तुलगमा युद्ध नीति क्या होती है? किसी सेना को तीन तरफ से घेर लेना। इसे घेर लिया आपने, इधर से, इधर से, इधर से, एक तरफ से। अब ये तीनों तरफ से अटैक कर दोगे तो मर ही जाएगा। तो ये युद्ध नीति जो थी, इसी को कहते थे तुलगमा युद्ध नीति। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? तोप खाने और गोले बारूद का इस्तेमाल बाबर ने पहली बार इस युद्ध में किया था। इसे भी आप याद रखेंगे और ध्यान रखेंगे। बोलो जल्दी से, मुद्दा क्लियर हो गया? जल्दी से बताएं। कहते हैं खानवा का जो युद्ध था, खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने एक उपाधि ली थी, गाजी। गाजी का मतलब होता है काफिरों का घातक या काफिरों का दुश्मन। काफिरों का घातक क्या होता है बेटा? जल्दी से बताओ। इसका मतलब काफिरों का घातक होता है या काफिरों का दुश्मन होता है। इस बात को आप याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा। ठीक, अब क्या कहते हैं, उसे समझने का प्रयास करिए और जानने की कोशिश करिए। कहते हैं इसके बाद इसने जिहाद का नारा दिया। किसका नारा दिया था बेटा? जिहाद का नारा दिया था। मतलब नहीं कहते लोग जिहाद के लिए ऐसा वैसा, वो तो इसने जिहाद का नारा बाबर ने दिया था। इस बात को आप याद रखें। इसके बाद कहते हैं बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी, जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी। क्या नाम था? तुजुक ए बाबरी।
अगर प्रश्न एग्जाम में आता है और क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है सुनिएगा बड़े गौर से, कि निम्नलिखित में से बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी, तो आप तुरंत बताएंगे बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी। तो आप कहेंगे बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में या टर्की भाषा में लिखी थी। इस बात को आप याद रखें। बोलो मुद्दा क्लियर मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी से बताएं सभी लोग, कोई दिक्कत कोई तकलीफ? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब कहते हैं जिसका अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुर रहीम खान खाना ने किया। जिसका अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुर रहीम खान खाना ने किया, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब्दुर रहीम खान खाना जो थे वो अकबर के शासनकाल में थे, और अकबर के नवरत्नों में से एक माने जाते हैं, या अकबर के नवरत्नों में से एक थे, जिनका नाम था अब्दुर रहीम खान खाना। इस बात को आप ध्यान रखो। बोलो मुद्दा क्लियर? ठीक, बिल्कुल। अब कहते हैं जब इन्होंने फारसी में अनुवाद किया तो यही पुस्तक जो तुजु के बाबरी थी, इसको नाम दिया गया बाबर नामा। इसको नाम क्या दिया गया? बाबर नामा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, क्या नाम दिया गया था? बाबर नामा। बोलो मुद्दा क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बताओ भाई। ठीक है, चलो। अब कहते हैं बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो 48 वर्ष की अवस्था में हुई थी। कब? 1530 में। कहा? आगरा में। कहा दफनाया गया? आराम बाग में। आराम बाग का अब तो नाम भी बदल चुका है, अब इसे कहने लगे आधुनिक बाग। आधुनिक बाग कहने लगे इसे। पहले इसे आराम बाग कहते थे, अब क्या कहने लगे बेटा? आधुनिक बाग। ये बात ध्यान रखिए। बोलो मुद्दा क्लियर? सभी बच्चा पार्टी बताए। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अगला। अगला कह रहा है हुमायूं। बाबर के बाद कौन आता है बेटा? हुमायूं। बाबर के बाद गद्दी पर कौन बैठा? हुमायूं। हुमायूं 1530 से 1540 तक रहा, और 1540 से 1555 तक, लगभग ये 14 वर्षों तक, 14 वर्ष कुछ महीने थे, तो 14 वर्ष ओवरऑल आप लिख सकते हैं। 14 वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया, कभी यहाँ कभी वहां, नहीं इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, है ना, फिसल गया, वही हाल था। मतलब ये निर्वासित जीवन इन्होंने बिताया। इनका कोई ठिकाना नहीं था, इनका कोई प्लेस नहीं था जहां पर ये निवास करते, ऐसा जीवन इन्होंने व्यतीत किया। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर मान लीजिए, हाँ, एक क्वेश्चन बनता है बाबर से, कई बार मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मुझे एकदम याद आ गया है, स्पेस मैं ढूंढ के बता देता हूँ आपको। हाँ, यहाँ पे बाबर ने एक पद शैली चलाई थी बेटा। बाबर ने मुबई मुबैयान पद शैली, बाबर ने मुबैयान पद शैली को
चलाया था। जिस कारण बाबर को इस शैली का जन्मदाता माना जाता है, या आप कह सकते हो जनक माना जाता है। मुद्दा क्लियर भैया? बता दो जल्दी से। ये शैली कई बार एग्जाम में आ चुकी है, इसलिए मैंने आपको बताई है कि आपको ये ना लगे कि अरे लगता है सर मिस हो गया। अगर आ गया तो बाबर को किसे जन्मदाता मानते हैं? पुस्तक नहीं कह सकते, एक तरीके का आप ऐसे कह सकते हो कि पुस्तक मत कहिए, पद शैली है। इट्स अ टाइप ऑफ राइटिंग। और राइटिंग में भी कविता, पद का मतलब होता है कविता, है ना? ये पर्शियन लैंग्वेज में, टर्की लैंग्वेज में कविताएं लिखते थे उस शैली का। ठीक है शिवेंदु भैया? अच्छा, अब बात करते हैं हुमायूं की। तो जब हुमायूं गद्दी पर बैठा, मतलब बाबर के मरने, जब मरा बाबर, तो बाबर ने हुमायूं से एक बात बोली कि देखो हम तो जा ही रहे हैं, और आज तक दिल्ली सल्तनत और आगरा पर जो भी शासक आया है उसकी हत्या ही हुई है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो हमने युद्ध किया था उसमें भाई भाई में लड़ाई थी। इन सारी चीजों को देखते हुए बाबर ने कहा जब भी मैं मरूं तो मेरी एक इच्छा है, वो इच्छा ये है कि तुम जितना भी साम्राज्य है वो सब अपने भाइयों को बराबर बराबर बांट देना, और तुम भी ले लेना, जो भी तुम्हारा बने वो तुम ले लेना, और सब भाइयों में बराबर बराबर बांट देना। ये बात बोली बाबर ने। तो भैया जब बाबर मर गया तो अब आया हुमायूं। तो हुमायूं लगभग 10 वर्ष इधर रहा और 1 वर्ष, 11 वर्षों का ही हुमायूं का शासन है, लेकिन लंबा बहुत है क्योंकि बाहर भी रहे भाई साहब। ये क्यों रहे, कारण पता चलेगा आपको। हुमायूं का जन्म 1506 में काबुल में हुआ था। हुमायूं की माता का नाम माहम सुल्ताना था। ये बाबर की पत्नी है। हुमायूं की बहन जो है उसका नाम गुलबदन बेगम था, पहले बताया है, जिसने हुमायूं की एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था हुमायूं नामा। ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। फारसी भाषा में लिखी गई थी, इसको ध्यान रखिएगा। किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी भाषा में लिखी गई थी, इसका आप ध्यान रखेंगे और इसको आप याद रखें। किस भाषा में लिखी गई थी बेटा? फारसी भाषा में लिखी गई थी, इसको आप याद रखें। बोलो जल्दी से, इतना मुद्दा क्लियर सभी को? जल्दी से बता दें। ठीक, अब बात दूसरी आती है, उसे सुनिएगा। कहते हैं हुमायूं, जब हुमायूं गद्दी पर बैठ गया, शासन ठीक ठाक सा चलने लगा, तो हुमायूं ने अपने भाइयों में जो बंटवारा था वो करना शुरू किया। काबुल, कांधार और पंजाब का सूबेदार बनाया कामरान को, ये थोड़ा योग्य था। संभल का सूबेदार बनाया अक्सरी को। अलवर और मेवाड़ दे दिया अपने भाई हिंदाल को। और बदख्शा प्रदेश, जहां का गवर्नर स्वयं एक समय हुमायूं था, वो बदख्शा प्रदेश दे दिया अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को। सब में बट गया। और बहन से कहा कि भाई तुम मेरे साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दिल्ली और आगरा देखूंगा। अब सारे भाई, कोई काबुल चला गया, काबुल यहाँ है, कोई कांधार चला गया, कोई पंजाब देख रहा है, कोई अलवर चला गया, कोई मेवाड़ चला गया, कोई दूर दूर चले गए, बदख्शा प्रदेश चले गए। अब हुमायूं बचा अकेला। और इसी पैरेलल में एक शासक है जिसका नाम है शेर शाह सूरी, इन्हीं के समान समय में चल रहा है। शेरशाह सूरी हुमायूं की सेना में रह चुका, या मैं कहूं मुगल सेना में कार्य कर चुका हुआ व्यक्ति है। जब ये बात आती है
ये कार्य कर चुका हुआ व्यक्ति है, तब कहते हैं कि जो शेरशाह सूरी है उसे पता है, क्या पता है उसे, कि जो मुगल सेना है उसका लूप क्या है, उसकी कमियां क्या है, मुगल सेना कहां पर धोखा खाती है, कहां पर उसे लूप होता है, उसे समस्याएं हैं, वो सब शेरशाह सूरी को पहले से पता है। जब ये बात आई तब तो आप समझदार हो कि समस्या और गहरी। तो यहां पर हुआ क्या मेरे प्यारे दोस्तों, हुमायूं ने ये कभी नहीं सोचा था कि शेरशाह सूरी उस पर अटैक करेगा या शेरशाह सूरी आक्रमण करेगा, ये हुमायूं ने कभी नहीं सोचा था। लेकिन शेरशाह सूरी ने सोचा भी था और किया भी। शेरशाह सूरी ने हुमायूं के ऊपर आक्रमण किया और 2 युद्ध लड़े। चाका मतलब है चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध जिसे कहते हैं बैटल ऑफ चौसा, और दूसरा बिलग्राम का युद्ध, जिसे क्या कहते हैं, बिलग्राम का युद्ध। एक है चौसा का युद्ध, दूसरा है बिलग्राम का युद्ध। ये 2 युद्ध लड़े गए और दोनों ही युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुए। किसके बीच हुए, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच दोनों युद्ध लड़े गए, चाहे वो आपका चौसा का युद्ध हो चाहे बेलग्राम का युद्ध। और दोनों ही युद्धों में शेरशाह सूरी जीत गया और हुमायूं हार गया। मुद्दा क्लियर, शेरशाह सूरी जीत गया और हुमायूं हार गया। और जब हुमायूं हार गया तब हुमायूं छोड़ करके चला गया राजकाज, कहां, कर्मनाशा नदी को पार करते हुए ये फारस ईरान चला गया, जहां ना चाहते हुए वहां शाह तमसब के अधिकार में पहुंचने के बाद ही अडॉप्ट सिया, ही अडॉप्ट सिया फ्रॉम सुन्नी, सिया फ्रॉम सुन्नी, समझ रहे हैं ना, इसने अपने धर्म को बदल दिया। क्योंकि मुस्लिम 2 प्रकार के होते हैं, एक सिया होते हैं और एक सुन्नी होते हैं, आप लोगों को शायद पता हो, बोलो हाँ या ना। तो इसने अपना धर्म भी बदल लिया। और मेरे प्यारे दोस्तों, जब इसने धर्म बदल लिया अपना, चीजें बदल ली अपनी, उसके बाद में, समझ रहे हैं ना, धर्म बदल लिया, चीजें बदल ली, उसके बाद में मेरे प्यारे भाई आप सभी को पता होना चाहिए कि वहां पर कहा फारस ईरान में पागलों की तरह सड़कों पर भटक रहा था। वहां पर एक व्यक्ति ने देखा उसे, नाम क्या है उस व्यक्ति का, फारस वासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी, ये एक व्यक्ति का नाम है। फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी, इसने देखा, और ये है कौन, ये हुमायूं के भाई हिंदाल का गुरु था। और इसने जब हुमायूं को देखा तो ये पहचान गया, अरे ये तो हुमायूं है, ये तो शहंशाह रह चुका है, यहाँ घूम रहा है पागलों की तरह, क्या करा जाए। इसको पकड़ के ले गए, घर ले गए ये,
और वहां पर इनका हकीम और वैद्य बुला करके इलाज करवाया। अब ये थे राजा, तो इनको राजाशाही चाहिए थी, तो अब इनके लिए दास दासी कहाँ से लाए? तो टीचर आदमी था, आज यहाँ कल वहां। तो इसने, इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था हमीदा बानो। हमीदा बानो। तो इसने हमीदा बानो अपनी बेटी को ही हुमायूं की सेवा में लगा दिया। कहा बेटा इनको देखे रहो, अब इनके लिए नौकर कहाँ से लाएंगे? हम लोगों के पास तो इतना पैसा खजाना है नहीं कि नौकर रख सकें। हाँ, पर यह है कि थोड़ा देख लो इनको तो ठीक हो जाएंगे, तो चले जाएंगे। कहा ठीक है। हमीदा ने देखा, और जब हमीदा ने इनको देख रेख इनकी की, तो उसी बीच में हमीदा और हुमायूं के बीच में प्रेम हो गया। और आगे चल करके यही हमीदा और हुमायूं ने एक दूसरे से भैया क्या कर लिया? तो अब आप समझदार हैं, आगे इन्होंने निकाह कर लिया या इन्होंने विवाह कर लिया। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी से बताओ, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी से बताओ। ठीक है। और भैया इन्होंने विवाह कब किया? 1541 में विवाह कर लिया। अब विवाह पता कब किया था इन्होंने? नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन, 29 अगस्त को, जिस दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद की याद में, उस दिन किया था। ठीक है। 29 अगस्त को 1541 में इन्होंने विवाह कर लिया। विवाह के बाद एक बच्चे का जन्म हुआ 1542 में, और उस बच्चे का नाम है मेरे प्यारे दोस्त अकबर। अकबर का जन्म होता है 1542 में। कहते हैं बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों के आसपास घुमक्कड़ों जैसा जीवन व्यतीत किया। और ये इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर को। बहुत अच्छा बताया राधा जी आपने। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध में ही हुआ था। सिंध में कहा? राणा वीर साल के महल में। राणा वीर साल के महल में। किसके महल में हुआ था बेटा? जल्दी से बताओ। राणा वीर साल के महल में हुआ था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और याद भी रखिएगा। जब बच्चे का जन्म हो गया तो आप समझदार हो कि अब थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ गई भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। हालांकि राणा वीरसाल ने इनका सहयोग बहुत किया। एक हिंदू होते हुए हुमायूं का बहुत इन्होंने सहयोग किया। और यहीं पर मुलाकात होती है हुमायूं की बैरम खां से। ये बात हम आपको बता चुके हैं। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? इतना लंबा चौड़ा नाम है। ये नाम क्या पूरे मोहल्ले का नाम लग रहा है? बोलो हाँ या ना, यस और नो। तो यही बैरम खां से मुलाकात हुई। और जब बैरम खां से मुलाकात होती है मेरे प्यारे दोस्तों, तो बैरम खां जो है वो हुमायूं का बहुत अच्छा, कह सकते हो, मित्र बन जाता है। अब मित्रवत व्यवहार के अंतर्गत बैरम खां हुमायूं का सहयोग करता है। और हुमायूं का सहयोग ही नहीं करता, हुमायूं का सहयोग ही नहीं करता, बल्कि हुमायूं के लिए युद्ध भी लड़ता है। बैटल ऑफ सरहिंद 1555 में हुआ। कब हुआ बेटा? 1555 में बैटल ऑफ सरहिंद हुआ, जो हुमायूं और पंजाब के शासक सिकंदर सूर के बीच हुआ, जिसमें पंजाब के शासक सिकंदर सूर की हार हुई और बैरम खान ने सिकंदर सूर को मार दिया या उसका कत्ल कर दिया। और अब पंजाब पर अधिकार किसका हो गया? तो आप कहोगे हुमायूं का। अब हुमायूं धीमे धीमे दिल्ली पहुंचता है
और हुमायूं जब दिल्ली पहुंचता है तो कहते हैं लगभग 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में एक भवन बनवाया था जिसका नाम था दीन पनाह भवन। दीन पनाह भवन, इस बात को ध्यान रखिए। क्या बनवाया था बेटा? दीन पनाह भवन। और इसमें उन्होंने एक पुस्तकालय बनवाया था जिसका नाम था शेर मंडल। एक पुस्तकालय बनवाया था जिसका नाम था क्या बेटा? शेर मंडल पुस्तकालय। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या बनवाया था? शेर मंडल पुस्तकालय बनवाया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और जब उन्होंने शेर मंडल पुस्तकालय बनवाया तो ये तो बात दैट वाज द टाइम ऑफ 1533, लेकिन फिर 1540 से वो बहुत लंबे समय तक दूर रहा। तो जब वो दिल्ली पहुंचता है 1556 में, बहुत बढ़िया, यही मैं बताना चाहता हूं शिवेंदु, यही बताना चाहता हूं। 1556 में जब वो दिल्ली पहुंचता है तो भैया वो नवरोज का त्योहार मनाते हैं। नवरोज, नए वर्ष, नवरोज का त्योहार मनाते हैं। इस नवरोज का त्योहार मनाते ही, नया वर्ष है, खूब पी पा लेते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और पीने के बाद जनाब जाते हैं दीन पनाह भवन, और इसमें स्थित जो पुस्तकालय है जिसका नाम शेर मंडल है, इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से इनका पैर फिसल जाता है। दैट वाज 56। और इनका टिकट कट जाता है। मतलब सीढ़ियों से गिरने के कारण इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु, या आप कह सकते हो इनकी डेथ हो जाती है। बोलो मुद्दा क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी से बताओ सभी लोग, मुद्दा क्लियर हुआ बच्चों की नहीं? किसी को कोई दिक्कत परेशानी हैरानी हो तो बताएं। ठीक। अब कहते हैं कि हुमायूं का जो मकबरा है वो हाजी बेगम, इनकी जो पत्नी थी, अकबर की जो माँ है, मतलब हमीदा बानो, उन्हें हाजी बेगम कहा गया है। हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम के आदेश पर दिल्ली में सफेद संगमरमर से बनवाया गया था। और ये वही मकबरा है, अगर आप कभी लोग कुतुब मीनार गए हो, क्योंकि आप सभी लोग तो कई लोग दिल्ली में भी हैं, जैसे मुझे लगता है विदुषी वहीं पर है ना? तो अगर आप वहां से हैं तो आपने देखा होगा कुतुब मीनार के बैक साइड में एक टॉम बना हुआ है, देखा है क्या? वही है हुमायूं का मकबरा। बोलो भाई, मुद्दा क्लियर? सभी लोग बताएं मुझे, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई? जल्दी से बोलें। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अगली बात को। अगला जो हम लोगों का स्टार्ट होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो होगा अकबर। अकबर के बारे में कुछ बातें जानेंगे और समझेंगे। समय 1556 से 1605। अकबर के पिता का नाम सभी लोग जानते हैं, हुमायूं। माँ का नाम हमीदा बानो बेगम। ठीक। जन्म कब हुआ? जन्म कब हुआ? जल्दी से बताओ। 1542 में। कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था जन्म? पंजाब के। पंजाब के कौन सी जगह हुआ था, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, अमरकोट में। राज्याभिषेक कब हुआ इनका?
1556 में। कहाँ हुआ? पंजाब के ही, कहाँ पे बेटा? कला नौर, कई लोग कहते हैं काला नौर। अगर आप एग्जाम में कला नौर ना लिखा हो, काला नौर लिखा हो, तो इसे टाइप सही कर दीजिएगा। कलानौर या कालानौर, वॉट एवर यू राइट, वॉट एवर यू राइट। बोलो भाई, मुद्दा क्लियर सभी को? जल्दी से बता दें एक बार, ठीक है। अब बात आती है कि अकबर का संरक्षक कौन था, क्योंकि अकबर तो 14 वर्ष का था जब गद्दी पर बैठा। इसके मरने के बाद 1556 से 1560 तक, 1556 से 1560 तक, ये 4 वर्ष जो थे, यहां पर एक गार्जियन, एक संरक्षक की जो भूमिका निभाई थी, वो निभाई थी बैरम खान ने। बैरम खान अकबर की जो दाई माँ थी, दाई माँ का मतलब होता है आया, माहम अंगा, कई जगह ये महामंगा लिखा होता है, माहम अंगा या महामंगा, वॉट एवर यू राइट। बोलो भाई, माहम अंगा या महामंगा, वॉट एवर यू राइट। इसमें से आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। बोलो, मुद्दा क्लियर? जल्दी से बताओ। बोलो भाई, मुद्दा क्लियर सभी को? जल्दी से बताओ। ठीक है। ये जो महामंगा है ना, ये कभी नहीं चाहती कि ये जो भाई साहब हैं, ये हिंदुस्तान के शहंशाह बने, और ये शहंशाह ना बने इसके लिए ही इसने एक अपनी गवर्नमेंट बनाई लड़कियों की, जिसे बोलते हैं हरम दल। और हरम दल में सिर्फ और सिर्फ लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, जो मक्खी की तरह अकबर के चारों ओर घूमती और टहलती रहती, और अकबर इन्हीं के साथ में मशगूल रहते हैं। इन्हें नहीं पता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन इनके ऊपर पैनी नजर किसकी है? बैरम खान की। और जब तक बैरम खान रहता है तब तक वो कोशिश करता है यहां तक ना पहुंचेंगे, लेकिन पहुंच ही जाते हैं। इसी शासन को कहा गया है पेटीकोट शासन। इसी शासन को कहा गया था पेटीकोट शासन या पेटीकोट गवर्नमेंट। याद रहेगा आप सभी को, क्वेश्चन कई बार आ चुका है, पेटीकोट शासन किसे कहते हैं। बोलो भैया। ठीक है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त सभी का। ठीक है, देखो अब मेरी बात को सुनना आगे। अब कहते हैं कि धीमे धीमे अकबर बड़ा भी हो चुका है। अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन मैं पूछूं कि बताइए कि अकबर ने पहली बार तलवार कब उठाई थी, तो आप क्या आंसर देंगे? बताइए, अकबर ने पहली बार तलवार कब उठाई थी? जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो। अकबर ने पहली बार तलवार कब उठाई थी?
1556 में? गलत आंसर। अकबर ने पहली बार जो तलवार उठाई थी वो 1556 में नहीं उठाई थी। चलिए और बताइए, कोशिश करें सभी लोग। अकबर ने पहली बार तलवार उठाई थी 1561 में, जब उसने मालवा पर अटैक किया था, या इसे कहते हैं मालवा विक्ट्री, जब उसने बाज बहादुर को हराया था। ठीक, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहां पर एक बात और समझो सभी लोग, मेरी बड़े गौर से समझने की कोशिश करिएगा और जानने का प्रयास करिएगा कि बाबर के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे। जैसे 1562 में दास प्रथा का अंत। दास प्रथा जानते हैं, जो स्लेवरी सिस्टम था उसे खत्म कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया। दूसरा, 1562 में ही हरम दल से अकबर मुक्त हो गए थे। क्योंकि 1562 में इनका विवाह हो गया था जोधा के साथ में, इसलिए इन्हें मुक्ति मिल गई, पत्नी आ गई थी। 1563 में तीर्थ यात्रा पर लगने वाला कर खत्म। पत्नी हिंदू खुद मुसलमान, तीर्थ यात्रा पर कर लेंगे तो घर में मार नहीं पड़ेगी, ये भी समाप्त। बोलो हाँ या ना। 1564 64 में जजिया कर जो लगता था ये भी गैर मुसलमानों से लगता था। बोलो हाँ या ना। जजिया कर समाप्त। बोलो यस और नो। 1571 में उधर गुजरात का ये अटैक करने वाले थे, और इधर इन्होंने आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी स्थापित किया। फतेहपुर सीकरी स्टैब्लिश किया। ठीक, और अपनी राजधानी को आगरा से, इन्होंने कैपिटल को आगरा से कहां शिफ्ट कर दिया? फतेहपुर सीकरी शिफ्ट कर दिया। अगला 1575, अगला क्या है? 1575 जागी जागीर जागीरदार या जागीरदारी। ये कौन सा दरवाजा लिखा है आपने? बुलंद दरवाजा है। आपने यहाँ क्या लिखा है बेटा? जागीरदारी जो प्रथा थी उसे समाप्त कर दिया। समाप्त। 1575 में ही इन्होंने इबादत खाना की स्थापना की 1582 82 दीन ए इलाही, एक नया धर्म इन्होंने चलाया। 1583, ये लास्ट इनका काम है जो फेमस कामों में से एक है। 1583 में इन्होंने इलाही संवत चलाया। इलाही संवत चलाया। क्या चलाया? इलाही संवत चलाया।
तो अगर इतनी बात सभी को समझ में आ गई हो तो एक बार जल्दी से बता दें, यस और नो, जल्दी से बताएं। ठीक है सभी को, इतनी बात सभी को क्लियर है। ये अकबर के काम थे जो बता दिए। अगली क्लास में अकबर के द्वारा किए गए और भी कुछ चीजों को बताएंगे। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत भी बताएंगे जो अकबर ने लड़ा था। इसके आगे की और भी कुछ बातें करेंगे, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों पे काम हुआ उस पर भी बात करेंगे, अनुवाद विभाग पर काम हुआ उस पर बात करेंगे, कुछ और भी बातें होंगी अकबर से रिलेटेड। तो अगली क्लास में आपका अकबर, जहांगीर और शाहजहां पे टारगेट रहेगा कि फिनिश हो जाए। ठीक है बेटा, जल्दी से बोलो। इतनी बात सभी को समझ में आ गई हो तो एक बार जल्दी से डन डना डन डन बताएं। क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ा जाए। फिर आज की क्लास यहीं से रोकी जाएगी और अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बोला जाएगा। और 12:30 पे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल पर। संजीत, आकांक्षा, समर, रिस्बा, राधा, ठीक है, बिल्कुल, प्रशांत पांडे जी। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।